नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इसके लिए आपकी और हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार हाथ साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये मास्क ज़रूर लगाएं। न्यूज़ 18 ने बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क तब तक ना उतारें जब तक आप बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर लोगों से ना हो, अलग ना हो, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन की कमी हो गई है और इसी वजह से आज से कई वैक्सीन सेंटर बंद हो गए। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली का वैक्सीन का कोटा कम कर दिया गया है और जून के महीने में दिल्ली को सिर्फ 8 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। दिल्ली की वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार से विदेशों से भी वैक्सीन तुरंत आयात करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा युवा ज़िंदगियों का नुकसान हुआ है, युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में आज कई जगहों पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक आज से 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का काम बंद करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास कोवैक्सीन का स्टॉक तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था और अब कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ आज भर के लिए बाकी। ऐसे में 18 से 44 साल वालों को टीका लगाना अब आगे संभव नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि 18 से 44 साल वालों के लिए 99 स्कूलों में 368 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 150 से ज़्यादा सेंटर बंद हो गए और अगर आज शाम तक वैक्सीन की नई खेप दिल्ली को नहीं दी गई तो दिल्ली में बाकी के वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद करने पड़ेंगे। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। 18 से 44 साल के लोगों के बीच जो वैक्सीन लगती थी उसकी भारी कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आज तक की ही वैक्सीन उपलब्ध है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पांडव नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां ताला लटका हुआ है। आप देखेंगे कोविड वैक्सीनेशन ये रूम है। यहाँ पर पिछले 3 दिन से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा यहाँ जो 3 साइट्स बनाई गई हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे 99 स्कूल्स में 368 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 150 से ज़्यादा को बंद करना पड़ा है। कोवैक्सीन 1 हफ्ते पहले से ही खत्म है, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो आज तक की है। अगर आज शाम तक वैक्सीन की नई खेप नहीं पहुंचती है तो कोविशील्ड भी उपलब्ध नहीं रहेगी 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। एक ये सेंटर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरे सेंटर्स हैं वो वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देखिए ये साइट 1 है, यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। तीसरी लहर में खासतौर पर बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है।
और इसे देखते हुए बच्चों के इलाज के लिए जिला स्तर पर अस्पतालों में विशेष तैयारी की जा रही है। जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से आईसीयू भी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीसरी वेव को रोकने के लिए सरकार किस तरह से तैयार है? तीसरी वेव का जो भी संभावना विशेषज्ञ द्वारा बोला जा रहा है, जिसमें 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं, इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू हैं वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको बढ़ाना है, जहाँ हमको लगाना है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, उसमें 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू रहेगा और जिला अस्पतालों पर 20 से 25 बेड का रहेगा। और पूरी यूपी के सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाया जा रहा, वार्ड बनाया जा रहा? हाँ, नहीं देखिए, पीडियाट्रिक आईसीयू तो काफ़ी हमारा बना भी है पहले से। हाँ, वो जापानी एन्सेफेलाइटिस को लेके 38 जनपद में तो हमारा काफ़ी व्यवस्था पहले से ही है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी हमारे पास का पीकू का और एसएनसीयू का सब बच्चों का भी है। उसमें और जो विशेषज्ञ राय से जो भी बढ़ाना है, 12 साल के नीचे के बच्चे या 18 साल के नीचे के बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसकी तैयारी, उससे संबंधित पीडियाट्रिक डॉक्टर, उसकी दवाई, ये सब तैयारी हम लोग करें। बच्चों के स्वास्थ्य को पहले से भी ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गोरखपुर की सहजनवा तहसील में और कुशीनगर में स्वर्णप्राशन, इसके अलावा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 8 हैं, जहां पर हम विगत वर्षों में स्वर्णप्राशन जो है बच्चों को संस्कार कराया था, यानी स्वर्णप्राशन दिया था। अब ये तीसरी वेव के लिए आयुष विभाग से हम लोग विचार कार्य योजना एक तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्वर्णप्राशन के साथ साथ जो हमारे पास है, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वचा है, गुड़ची है, अश्वगंधा है, तो ये जो है बच्चों के मानसिक विकास का भी वो करती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है और शारीरिक विकास भी करती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचे और वहां कोरोना अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी भी ली। अस्पताल में निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमारे यहाँ 80 से अधिक केस 38,000 आए थे 24 अप्रैल को। आज हमारे यहाँ 6,000 केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक, जब पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, रिकवरी कम थी, तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं, 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है, जहां प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है। वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का दावा किया कि वो प्रदेश में कोरोना पर काबू करने के हालात में पहुंच चुके हैं। लिहाजा प्रदेश में 1 जून से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आंकड़ों का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट अब 5% से नीचे है और रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुंच चुका है। अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर
फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन रोकने और इससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें। साथ ही साथ अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की भी समीक्षा की जाए। चिट्ठी में सभी राज्यों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का सुझाव भी केंद्र की ओर से राज्यों को दिया गया, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी इसमें ये हो सकती है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी बताते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मुहैया कराने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त किए जाने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस के इलाज को आयुष्मान भारत और दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल करने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का भी दावा किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ से गाइडलाइंस पूरी जारी कर दी है कि किस तरह से, जैसे डेकाड्रॉन या कॉर्टिसोन जिनकी चल रही है या जो डायबिटीज़, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए और जो ओरली जो लोग मार्केट से ऐसे ले रहे हैं उनको के लिए ये कहना है कि जब तक कोई चिकित्सक एडवाइस न करे तब तक जो है कॉर्टिसोन वो न लिया जाए। लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसके रोकथाम के लिए प्रॉपर हाइजीन, ऑक्सीजन का जो बोतल है जहाँ से पानी के ह्यूमिडिफाई करते हैं उसको बराबर बदलना, पाइप लाइनों की ठीक से रख रखाव, ऑक्सीजन के फिल्टर्स जो होते हैं, कंसनट्रेटर्स, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और ये हाइजीन से सीधे रिलेटेड, इसलिए प्रॉपर हाइजीन मरीज का और इक्विपमेंट जो इसको यूज हो रहे हैं कोरोना में वो सबका होना चाहिए। कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अब अपने शिकंजे में ले रही है। चिंता का सबब यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब देश के दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों ने इस बीमारी को तो महामारी घोषित भी कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के काम में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी के इलाज में जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की मांग को पूरा करने के इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। तो वहीं देश के जाने माने डॉक्टर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। ब्लैक फंगस बना खतरे का सबब। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना से हो रही मौतें अभी भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। तो इसी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है ब्लैक फंगस या कहें म्यूकोरमाइकोसिस। देश में कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीज ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, इससे कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत हो रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई। तो आपको बता दें कि देश में इस वक्त ब्लैक फंगस को 7 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और इसके इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
लखनऊ में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 55 नए मामले सामने आए हैं। केजीएमयू में 4 और पीजीआई में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 1 मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग अस्पतालों में 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 150 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है, जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी, इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है, अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाला है, क्योंकि ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाई बनाने वाली 5 और नई कंपनियों को लाइसेंस भी दिया है, जबकि अब तक भारत में 5 कंपनियां ही इसकी दवाइयां बना रही थी। जिन 5 कंपनियों को नया लाइसेंस दिया गया है वो इस साल जुलाई के महीने में ब्लैक फंगस की दवाई की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन करेंगी, जबकि इस बीमारी से जुड़ी दवाइयां आयात करने के लिए दुनिया में और भी एंटी फंगल दवाई बनाने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन पहले तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज थे, तो इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। लिहाजा दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम के साथ दिल्ली सरकार ने केंद्र से इसके इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए, जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी के करीब 2000 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 90 मरीजों की जान जा चुकी है। अकेले पुणे में ब्लैक फंगस के 300 केस सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से पुणे में ही 1800 इंजेक्शन की जरूरत है। लिहाजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों को कम करने की बात कही है और साथ ही इलाज में जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण को भी नियमित करने को कहा है। कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। मेन चीज ये है कि जो जहां ये फंगस लगा है तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप, तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती ने ब्लैक फंगस पर एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक ब्लैक फंगस के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, जबकि ये ज्यादातर शुगर के मरीजों को अपने लपेटे में ले रहा है। इसके अलावा उन मरीजों को भी ये अपने शिकंजे में ले रहा है जिन्हें 6 मिलीग्राम की बजाय 30 मिलीग्राम स्टेरॉयड दिया गया। डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती के मुताबिक
कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड का 6 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए। पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर स्टेरॉइड देने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है और इसको हमने अगर डिटेक्ट नहीं किया, मतलब कि आपने दी दवा जो जान बचाने के लिए है, पर अगर आपने उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जाके म्यूकर इन्फेक्शन हो सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित है तो उसे सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी ही इस बीमारी से बचाव का मंत्र है। पिछले कई दिनों के बाद आखिरकार कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,57,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हुई, जबकि एक दिन में भी कोरोना से 4,209 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक दिन में करीब 3,57,000 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों पर जिस तरह से खतरे की आशंका जताई जा रही थी, उसकी घातक तस्वीरें दूसरी लहर में ही नजर आने लगी है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके कुछ बच्चों में MIS नाम की इस खतरनाक बीमारी पाई गई है, यानी कि जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें कुछ बच्चों को ठीक होने के बाद एक घातक बीमारी घेर रही है। साथ ही साथ गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस मिला है। ये बच्चा भी कोरोना से ठीक हो चुका था। दूसरी लहर में कोरोना ने शहर से लेकर के गांव का रुख अब कर लिया है। बुजुर्गों के अलावा युवाओं का रुख इसने किया और अब वो बच्चों पर भी हमला कर रहा है। मासूमों पर कोरोना और उसके साथ साथ कुछ और घातक खतरे मंडराते नजर आ रहे हैं। इन खतरों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मामला हमारे मासूमों का है। कोरोना कहर के बीच 3 चुनौतियां। कोरोना वायरस को लेकर देश एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तीसरी लहर से पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की है। इसके लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी चुनौती यह है कि बच्चों में कोरोना से ठीक होने के बाद MIS यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा देखा जा रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर तीसरी बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस को कंट्रोल करना, क्योंकि देश भर में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में सबसे नई और घातक बीमारी के लक्षण। कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राजस्थान के अंदर कोरोना से ठीक हो चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। इस बीमारी के कई लक्षण हैं। राजस्थान में करीब 100 बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसमें कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बच्चों को 3 दिन तक तेज बुखार रहता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार पेट दर्द और उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेशाब का रंग लाल हो जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है वो साधारण कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, और उसका मुख्य कारण ये है कि
ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड करता है, और ये इन्फ्लेमेशन जब अनचेक्ड रहता है तो ये बच्चे के दिल के ऊपर असर करता है, शॉक में चला जाता है, खून का सर्कुलेशन बंद कर देता है, साथ ही कोएगुलोपैथी यानी कि खून में थक्के बनना, और वो थक्के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। कोरोना से पीड़ित बच्चों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से ठीक होने के कुछ समय बाद कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया है। राजस्थान में इस बीमारी से करीब 100 बच्चे पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा 25 बच्चे जयपुर में हैं। जोधपुर में 13 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। राजस्थान के कुछ और शहरों में भी ऐसे केस पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल रही है। ये MISC है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम टाइप की डिजीज़ है बच्चों में। इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे अंग एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और सिम्टम्स इनके कोविड लाइक होते हैं, और इनमें कोई ना कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है। तो बेसिकली इनका ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही किया जाता है। साथ में डिजीज़ किस तरह की है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जयपुर में बच्चों के हॉस्पिटल JK लोन में इस बीमारी से पीड़ित 4 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से एक ICU में है। डॉक्टर्स का दावा है कि इस बीमारी के लक्षण ब्रिटेन में मिली कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहत की बात यह है कि समय पर लक्षण पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो 5 से 6 दिन में इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोरोना से ठीक हुए बच्चों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की मुसीबत अब बच्चों में दिखने लगी है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने के बाद बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो कुछ दिनों बाद उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। मासूम की जान बचाने के लिए उसकी आंख के नीचे ऑपरेशन करके ब्लैक फंगस निकाला गया। अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात में ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 13 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे आंखों के नीचे दर्द की शिकायत रहने लगी, जिसके बाद जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया है, लेकिन वो इस केस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे। यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। ऑपरेशन हमारी सर्जिकल टीम ने किया था। ऑपरेशन डेफिनेटली जटिल था, क्योंकि बच्चे का साइनस की सर्जरी हुई, उसका तालू निकाला गया और उसके राइट साइड के ऊपर के दांत निकाले गए। ये लंबा, कठिन, जटिल ऑपरेशन था। और उससे भी दुखदायी बात यह है कि बच्चे के लगभग 1/4 दांत निकाल देने पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों पर आधारित मेडिकल रणनीति बनाई गई है। राज्य भर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोगों की एक अलग टास्क फोर्स बनी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी टास्क फोर्स पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स को बच्चों के मामलों पर सलाह देंगे। साथ ही राज्य सरकार को भी जरूरी उपाय करने के लिए अपनी राय देगी। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर एक अलग चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए 1 साल से 15 साल तक बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी में चल रहे कोविड सेंटर में एक फ्लोर सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वेव 3 के खतरे के बीच मुंबई में इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेव 3 में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हम मौजूद हैं, SRA बिल्डिंग में, जहां इस वेव से निपटने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इस पूरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं तकरीबन 40 कमरे हैं और 80 बेड्स की पूरी फैसिलिटी जो है तैयार की गई है। ये डेडिकेटेड सिर्फ बच्चों के लिए रखी जाएगी। वहीं
बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पूरी तरीके से बच्चों से बातचीत करने के लिए या बच्चों का इलाज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में बने किड्स कोविड स्पेशल सेंटर में 40 कमरे होंगे। हर कमरे में 2 बेड्स की व्यवस्था है। जो बच्चे बहुत छोटे हैं और माता पिता के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए कमरे का दूसरा बेड एक पेरेंट को दिया जा सकता है। जोगेश्वरी में ये खास इंतजाम बीएमसी और डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ ने मिलकर तैयार किया है। MCGM के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर टोटल 600 बेडेड सेंटर है, जिसमें हमने 140 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड लगाया है और 80 बेड सिर्फ पेडियाट्रिक रखा है। जैसे ये रूम है वो फुल्ली पेडियाट्रिक, इट इज़ लाइक अ सेमी ICU सेटअप कि बच्चों को यहाँ से कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है, उनके पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 100 बेड के 2 अस्पताल बनेंगे। यमुना प्राधिकरण 2 अस्थायी हॉस्पिटल बनवाएगा। दोनों अस्पतालों में बच्चों और महिलाओं का इलाज होगा। 10 महीने में हॉस्पिटल बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 और 20 में जगह निर्धारित हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड वाला हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसमें 100 बेड विशेष तौर पर बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 20 ICU बेड भी बनाए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन 500 फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स और नॉन मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जो मेडिकल सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना को लेकर चल रही जंग में लोगों का साथ देने का संकल्प दोहराया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है, कोरोना की वजह से दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। हम कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में वो सब कुछ करेंगे जिससे देश मजबूती के साथ इस हालात का मुकाबला कर सके। मौजूदा वक्त में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। रिलायंस फाउंडेशन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के अस्पताल में बेड, संसाधन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करती हूं, जो दिन रात बिना रुके, बिना थके और समर्पित भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर इस मुश्किल पर विजय पा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के लिए देश पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन तीसरी संभावित लहर में बच्चों को हर खतरे से बचाने के लिए राज्य सरकारें इंतजाम कर रही हैं। हर लहर में हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जिस तरह बाकी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, उसे लेकर सतर्क और जागरूक रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित संकट बच्चों को लेकर है। हमें मासूमों को कोरोना से भी बचाना है और ठीक होने वाले बच्चों को उसके साइड इफेक्ट से भी सुरक्षित रखना है। राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक वहां अब तक ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित भी किया जा चुका है। अब वहां इस बीमारी को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना में भी रखा गया है। इस योजना के तहत पहले से ही कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी कर ली। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। कर्नाटक में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। वहां अब तक ब्लैक फंगस के कुल 200 मरीज सामने आए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में तो एक ही दिन में ब्लैक फंगस के करीब 30 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिन्हें वहां के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दवा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के संपर्क में है।
उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। To the government's knowledge, we have about 200 cases that has been reported till date officially from all the districts. So we are in the process of obtaining the required medicine. हरियाणा के जींद में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस का इलाज करके से हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां सिविल अस्पताल के डॉक्टर मजबूरी बयां करते नजर आ रहे हैं। उनके पास ब्लैक फंगस की दवा तो दूर, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। वहां के डॉक्टरों का कहना है कि जींद में रोज ब्लैक फंगस के 1 से 2 संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ENT यानी कि आंख, नाक और कान का कोई इलाज करने वाला डॉक्टर मौजूद नहीं है जो उनकी मदद कर सके। फिलहाल हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन हम फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली। सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती दिखाई दी। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था, कुछ तो बगैर मास्क के घूमते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता यहां दिखाई नहीं दिया। इसी तरह की तस्वीर तो हैदराबाद से भी सामने आई। अनलॉक के बीच यहां कई ऐसे काम, लॉकडाउन भी था तब भी उसमें कुछ छूट दी गई और बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। और तो और लोग इस भीड़ में बगैर मास्क के भी यहां वहां घूमते दिखाई दिए। कोरोना के खतरे के बीच ऑक्सीजन लेवल कम होने से हुई मौतों की वजह से लोग इतने डरे हुए हैं कि अब लोग पीपल के पेड़ों का सहारा लेने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नजर आए। एक आदमी ने तो बाकायदा पेड़ पर ही एक खाट डालकर वहीं रहने का इंतजाम कर लिया। विनोद शर्मा नाम का ये आदमी पिछले 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही रह रहा है, जबकि कई लोग पेड़ के नीचे बैठकर योगा करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक कोविड सेंटर में डॉक्टर और मरीज दोनों गरबे पर झूमते नाचते गाते दिखाई दिए। देवास के इस वायरल वीडियो में दिखा कि पीपी किट पहने कई डॉक्टर और मरीज एक साथ गरबे की धुन पर थिरक रहे थे। बताया गया कि कोरोना के मरीजों की मानसिक परेशानी से दूर करने के लिए कोविड सेंटर के डॉक्टरों ने इस तरीके को निकाला और मरीजों के साथ डांस करते नजर आए। इस दौरान कई दूसरे मरीज भी अपने बेड पर बैठे बैठे ही झूमते दिखाई दिए। दावा किया गया कि इस तरह के माहौल की वजह से कोरोना के मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 5,643 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 24 घंटे में 112 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में जितने मरीज मिले उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए, यानी 13,486 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। फिलहाल हरियाणा में 54,397 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान एक महामारी की वजह से 79 लोगों की जान भी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,405 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर लौट आए। फिलहाल मध्य प्रदेश में 67,625 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शारदा नदी में अचानक आई बाढ़ से वहां हड़कंप मच गया। बाढ़ की वजह से वहां बांध बनाने में काम में भी जुटे 7 मजदूर पानी में बह गए, जिन्हें वहां मौजूद गांव के कुछ गोताखोरों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। बताया गया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक शारदा नदी का पानी बढ़ने लगा और बाढ़ के हालात बन गए। घटना वाली जगह पर सिंचाई विभाग की तरफ से एक बांध बनाने का काम चल रहा था, जिससे वहां आसपास के गांव वालों को हर साल आने वाली बाढ़ से सुरक्षित किया जा सके।
लेकिन शारदा नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मजदूर कुछ कर पाते उससे पहले ही वो नदी की तेज धारा की चपेट में आ गए और दूर तक बहते चले गए। इस दौरान बांध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सारा सामान, मशीनें, सब कुछ पानी में तेजी से दूर तक बहता दिखाई दिया। बिहार के दानापुर में रास्ते में विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जो मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग हाथ में डंडा लिए एक दूसरे पर बरसते नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव के लिए वहां पहुंची महिलाओं को भी जमकर पीटा गया। इसके बाद महिलाओं का भी गुस्सा भड़क गया और उन्होंने भी फिर वहां पड़े पत्थर उठा लिए और उन लोगों पर बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस मारपीट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर डंडे और कुछ पत्थर बरसाते नजर आए।